जय हिंद दोस्तों। तो भाई लोग, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की जो क्लास है आपकी वो मैथ की क्लास चलेगी और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय के बारे में। साथियों, ये क्रमचय और संचय की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है और उसमें हम लोगों ने दो प्रिंसिपल के बारे में बात किया था। एक हमने योग का सिद्धांत पढ़ा था और एक हमने गुणन का सिद्धांत पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि अगर प्रश्न में पढ़ते समय आपको ये लगे कि प्रश्न में और का इस्तेमाल हो रहा है, एंड का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग गुणन सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। और अगर प्रश्न में पढ़ते समय प्रश्न का ये सेंस निकलता है कि उसमें कह रहा है या, अथवा या और आर का सेंस आता है, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर योग सिद्धांत लगेगा। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर टफ़ लगता है। टफ़ इसलिए लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है कि फार्मूला कम लगता है, सोचना ज़्यादा पड़ता है। ऐसा नहीं कि फार्मूले कम हैं, फार्मूले भी हैं, लेकिन अगर आप फार्मूलों को याद करने के लिए जाओगे, फार्मूलों का यूज करना सीखोगे तो बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हम याद करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना। अगर आपने ठीक से समझ लिया कॉन्सेप्ट को तो ये चैप्टर बहुत ही आराम से आपसे हो जाएगा, बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है। तो हलवा बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे, कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि भैया कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है, कॉन्सेप्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रिक टेक्निक अलग बातें हैं, वो हमारा हेल्प करती हैं, हमारा समय बचाती हैं, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के कोई भी ट्रिक, कोई भी टेक्निक काम नहीं करती है, ठीक है। हिंदी की क्लास, जीके जीएस की क्लास, मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, लगभग सभी क्लासेज रेगुलर चल रही हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है, साथ ही साथ प्रिंसिपल काउंटिंग क्या होती है, दोनों बता दिया था, है ना। एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल दोनों मैंने आपको बता दिया था। आज की इस क्लास की शुरुआत मैं करूँगा फैक्टोरियल नोटेशन से, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे आज, है ना। फैक्टोरियल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं भैया, क्रम गुणित बोलते हैं। ये क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी है। इन तीनों चैप्टर में फैक्टोरियल का बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। तो होता क्या है, कहते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणन क्या कहलाता है, क्रम गुणित कहलाता है। कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का आप गुणा करते हुए चले जाइए, उसी को आप क्या बोलेंगे, क्रम गुणित बोलेंगे, यानी कि फैक्टोरियल बोलते हैं उसी को, है ना। इसे हम लोग क्या करते हैं, या तो इस तरह से या तो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। या तो इस तरह से लिखेंगे या तो इस तरह से लिखेंगे, और इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल n, है ना। क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल n पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणन, तो कैसे करेंगे भाई। प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डैश 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 डैश, कहाँ तक है, n तक जाओगे, क्योंकि n प्राकृतिक संख्याओं की हमने बात की है। और n लास्ट है, n से पहले वाला क्या होगा, n-1 होगा। इससे पहले वाला क्या होगा, n-2 होगा। इससे पहले वाला क्या होगा, n-3 होगा। तो इन सब का गुणा कर दीजिए, इन सब का गुणा कर दीजिए, वही क्या होगा, वही आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n। इसे हम लोग लिखते हैं इस तरह से, यानी कि फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होगी,
1 2 3 4 5 6 डैश डैश कहाँ तक, n तक। इसी को हम लोग घुमा के लिखते हैं, सीधा लिख देते हैं कि भाई फैक्टोरियल n की जो वैल्यू होगी वो होगी n, n-1, n-2, n-3 डैश डैश कहाँ तक, 3 2 1 तक। इसमें क्या था, इसमें हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, बढ़ते हुए क्रम में लिखा था। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। चाहे आगे से इस तरह लिख दें, चाहे इसको घुमा के पीछे से लिख दें, ठीक है। तो ये होता है आपका फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n में आपको कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा, बस इतना ध्यान रखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर दीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल कहलाएगा। मैं जब आपको परमुटेशन बताऊंगा, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ परमुटेशन का डिफिनेशन देखा है, सिर्फ हमने क्रमचय की परिभाषा समझी है। ये जो आपका फैक्टोरियल n होता है ना, ये कुछ नया नहीं है, ये आपका क्रमचय ही है। ये क्या है, क्रमचय ही है, लेकिन उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। हम लोग जब क्रमचय को पढ़ेंगे, जब उसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये फैक्टोरियल n किस तरह से क्रमचय से कनेक्टेड है, किस तरह से परमुटेशन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो, मैं इस चैप्टर को कैसे पढ़ाने वाला हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन को। पहली क्लास में तो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई थी ना कि क्या होता है, कैसे होता है। दूसरी, पहले हम लोग कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग परमुटेशन को भी पढ़ेंगे। मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैं बोनस में रखता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल इनसे हट के होंगे। देखो भाई, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग चुनना सीखेंगे, चुनाव करना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद सीखेंगे चुनना और व्यवस्थित करना सीखेंगे। चुनने के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें उन्हें क्रम से बैठाना भी है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वितरित करना सीखेंगे। वितरित कैसे किया जाता है, इसके क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद कुछ बोनस होंगे। बोनस में जैसे आपको कह देगा कि एक वृत्त है, उस पर 6 बिंदु हैं, तो बताओ कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक आपके पास समखटभुज है, तो बताओ इसके कितने विकर्ण होंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग रखेंगे बोनस वाले में। कहाँ पे रखेंगे, बोनस वाले में रखेंगे। तो आपका ये चैप्टर जो है ये 4 पार्ट में चलेगा। पहले हम लोग कॉम्बिनेशन को समझेंगे, उसके बाद परमुटेशन की बारी आएगी। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी परमुटेशन होता है तो उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन भी आता है। बिना चुनाव किए आप उनको क्रम से नहीं बैठा सकते। तो जब भी परमुटेशन की बात की जाती है तो परमुटेशन में क्या शामिल होता है, आपका कॉम्बिनेशन शामिल होता है। कहने का मतलब यह है कि जहां पर केवल सिलेक्शन वाली भाव आए, जहां पर केवल चुनने की भाव आए, वहां पर हम लोग कॉम्बिनेशन लगाते हैं, संचय लगाते हैं। और जहां पर चुनाव करने के बाद उनको क्रम से व्यवस्थित करने की बात आए, वहां पर हम लोग परमुटेशन लगाते हैं, ठीक है। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जब केवल कॉम्बिनेशन की बात होगी तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे NCR। जब कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन की बात होगी तो यहाँ पर लगाएंगे NCR, इंटू में फैक्टोरियल R लगा देंगे। इसी को कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को कुछ लोग केवल इस तरह से लिख देते हैं, NPR लिख देते हैं, है ना। चाहे हम NPR कहें, चाहे हम लोग ये कहें, दोनों बातें एक ही होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादातर यही लगाता हूँ, है ना। इसको कम लगाता हूँ, इसी को लगाता हूँ, क्योंकि जब एक ही से काम चल रहा है, दूसरे की क्या ज़रूरत हमें, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, जैसे कह देगा कि कुछ वस्तुएं हैं और कुछ लोग हैं, उनको बराबर बराबर बांटना है, या कुछ वस्तुएं हैं, कुछ लोग हैं, उनको क्या करना है, बांटना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे उसको हम लोग किस में रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में रखेंगे। और बोनस वाले में मैंने आपको बताया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका ये चैप्टर जो है ये 4 पार्ट में चलेगा। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि किस पार्ट में कितनी तरीके हमारे पास हैं, कितने तरीक़ों से, जैसे आपका कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन जो है, इसमें हम लोग 3 तरीके अपनाते हैं, 3 मेथड हम लोग अपनाते हैं। 3 मेथड से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मतलब अगर कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, 3 मेथड लगाते हैं, 3 तरीके लगाते हैं, और हमारा क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, और फिर बोनस वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं बात कर रहा था किसकी, फैक्टोरियल की। मैं आशा करता हूँ कि फैक्टोरियल नोटेशन आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, वही आपका क्या कहलाएगा,
फैक्टोरियल n कहलाएगा। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि ये फैक्टोरियल n जो होता है वो किससे कनेक्टेड है, परमुटेशन से कनेक्टेड है। तो जब मैं आपको परमुटेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, NPR के बारे में बताऊंगा, तब मैं वहां आपको बताऊंगा कि फैक्टोरियल n कैसे वहां से निकल के आया है। ठीक है, इस बात को आप नोट करिएगा कि जब हम परमुटेशन पढ़ेंगे तो हम लोग फैक्टोरियल n को NPR से निकालना सीखेंगे और समझना सीखेंगे कि NPR से किस तरह ये कनेक्टेड है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि फैक्टोरियल n ये होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें और आपको समझनी है। जैसे कहीं पर आपके सामने क्वेश्चन में आ जाए, यहीं पर लिख देता हूँ नीचे, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 आ जाए तो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू क्या होगी, ये हम कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n जब है तो इसकी वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, पहले n है, मतलब इसके अंदर जो लिखा गया पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद इनटू है, फिर उससे एक कम है, n-1 है ना, तो एक कम है, फिर n-2 है, फिर n-3 है। मतलब क्या है, पहले एक घटेगा, फिर 2 घटेगा, फिर 3 घटेगा, ऐसे घटते घटते कहाँ तक जाना है, ये 1 तक जाना है, 1 तक जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब अगर फैक्टोरियल 10 है तो इसको हम लिखेंगे 10, अब 10 में से एक घटा दो 9, फिर एक घटा दो 8, फिर एक घटा दो 7, फिर एक घटा दो 6, फिर एक घटा दो 5, फिर एक घटा दो 4, फिर एक घटा दो 3, फिर एक घटा दो 2, फिर एक घटा दो 1। अब अगर एक घटाओगे तो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है। क्या किया, 10 था, 10 को लिखा, इसमें से एक घटाया, फिर इसमें से एक घटाया, फिर इसमें से एक घटाया, फिर इसमें से एक घटाया, ऐसे घटाते घटाते आपको कहाँ जाना है, 1 तक जाना है भैया। इन सब का मल्टीप्लाई कर लोगे, वही आपका फैक्टोरियल 10 की वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो n था, n में से एक घटाया n-1, अब इसमें से एक घटाओगे तो n-2, इसमें से एक घटाओगे तो n-3, इसमें से एक घटाओगे n-4, ऐसे घटाते घटाते कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। मतलब अगर आपके सामने कह दे कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बताओ तो बहुत सिंपल है, कहेंगे 5, फिर एक घटाएंगे 4, फिर एक घटाएंगे 3, फिर एक घटाएंगे 2, फिर एक घटाएंगे 1, हो गया, कहानी खत्म। ऐसे आपसे कह दे कि बताओ फैक्टोरियल 7 क्या होगा, बहुत सिंपल है, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया एंड 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपके सामने फैक्टोरियल की बात की जाएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं फैक्टोरियल 0 की बात की जाती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की बात की जाएगी तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। ये आप स्पेशल केस में इसको ध्यान में रखेंगे कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। एक बात और, अगर फैक्टोरियल के अंदर जैसे मान लो -5 आ जाए, फैक्टोरियल के अंदर -5 आ जाए तो ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई अर्थ नहीं है ना, अर्थविहीन है ये क्या है, ये अर्थविहीन है, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर कौन होंगे, नेचुरल नंबर होंगे भैया, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, और प्राकृतिक संख्याओं में नेगेटिव नहीं आता है। तो कहीं भी गलती से अगर फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव बन रहा है, -5, -4, -10, -11, तो समझ जाएगा कि उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, वो मीनिंगलेस है, यानी अर्थविहीन है। तो फैक्टोरियल को लेकर इतनी जानकारी आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल के अंदर कोई भी नंबर लिखा जाए तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ये इतना आप समझ गए होंगे। और ये जो मैंने लिखा कि 4 पार्ट में हम इस चैप्टर को बांट के पढ़ेंगे, तो आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे इस चैप्टर को हम लोग इसी तरह से पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ेंगे, ताकि सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आ जाएँ, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। बाकी क्वेश्चन का क्या है यार, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से लग जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यानी संचय के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, संचय के बारे में मैंने आपको बताया था, परिभाषा क्या होती है मैंने आपको समझाया था। अब हम लोग चूंकि क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं तो उसके लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो फार्मूला कैसे बनता है वो समझिएगा, कुछ नहीं करना है, कह दे कि यदि n वस्तुओं में से r, यदि हटा देते हैं, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने का क्रम या तरीका क्या होता भैया, इसको लिखते हैं NCR।
NCR का मतलब क्या होता है कि कुल आपके पास n वस्तुएं हैं, उनमें से आप R वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, चुनने जा रहे हैं, उनका चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। 5 केलों में से 3 केलों का चुनाव कितने तरीकों से किया जा सकता है ना। 5 केले हैं, उनमें से आप 3 केले चुनना चाहते हैं, तो आप कितने तरीके से चुन सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, कुल कितने केले, 5 केले, उनमें से मुझे कितने केले चुनने हैं, 3 केले चुनने हैं, तो 5 में से 3 निकालने का तरीका हो जाएगा 5C3। NCR वाला फार्मूला लगा देंगे 5C3। अब इसकी वैल्यू क्या होती है वो भी जान लीजिए, है ना। NCR की वैल्यू क्या होती है, NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। मतलब ये ऊपर वाला ऊपर रहेगा फैक्टोरियल के साथ, फिर नीचे वाला रहेगा, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा के लिख देंगे। तो ऐसे यहाँ पर करें तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा भाई, फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, अपॉन में फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही आसान है सॉल्व करना। फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 4 3 2 1, नीचे वाले को करो फैक्टोरियल 3 को लिखोगे 3 2 इंटू 1, और फिर फैक्टोरियल 2 को लिखोगे 2 इंटू 1। भाई 5 को लिखेंगे तो 5 4 3 2 1, 3 को लिखेंगे 3 2 1, 1 पे जाके ख़त्म हो जाना है, फिर 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1। ठीक है, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से इस 4 को काट दो, है ना, इस 3 से इस 3 को काट दोगे तो नीचे केवल 1 बचेगा, ऊपर 5 इंटू 2 इंटू बस 5 2, तो कितना आ गया भाई, आंसर आपका आ गया 10। इसका मतलब यह है कि आप 5 किलो में से अगर 3 किलो का चुनाव करने जा रहे हैं तो आप 10 तरीकों से 5 किलो में से 3 केले उठा सकते हो। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ आपके सामने, अभी आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। 3 सेबों में से 2 सेब चुनने का सही तरीका क्या होगा। कुल आपके पास 3 सेब है, उनमें से आप 2 सेब चुनने जा रहे हो। देखो मैंने आपसे कहा था जहां सिलेक्शन की बात आएगी वहां पर क्या करेंगे हम, कॉम्बिनेशन यानी संचय लगाएंगे, NCR लगाएंगे। ठीक है, तो 3 सेब आपके पास थे, उसमें से आपने 2 सेब चुन ली, क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 ऊपर, फिर फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 3 माइनस 2। यही तो देखो भाई, ऊपर फैक्टोरियल 3 है, कोई बात नहीं, नीचे फैक्टोरियल 2 है, और यहाँ पर 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 हो गया। फैक्टोरियल 3 को तोड़ोगे 3 2 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, और 1 की बात करें तो इसका मान 1 ही होता है, तो इससे ये पूरा कट गया, बचा कितना, 3। तो आपका उत्तर आएगा 3, यानी 3 सेबों में से अगर 2 सेबों को हमें चुनना है तो कितने तरीकों से चुनेंगे, 3 तरीकों से चुन सकते हैं। मैं अभी भूमिका बना रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी ये सब क्वेश्चन इतना सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम समय में विद इन 5 सेकंड हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल चिरकुट टाइप के क्वेश्चन है ना, बिल्कुल 2 कौड़ी के प्रश्न है ये कॉम्बिनेशन के, इनमें कोई दम नहीं होता है। अच्छा देखो भाई, आपके पास कुल कितने सेब थे, 3 थे। मान लो एक A है, एक B है, और एक क्या है, C है। इसको हम लोग बिना फार्मूले के भी समझ सकते हैं। ये हम समझ सकते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया। इसको समझने के लिए हम लोग इस एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं। NCR की वैल्यू ये होती है दोनों तरफ, जब देखो इधर की वैल्यू इधर की जब बराबर होती है तभी हम कहते हैं कि ये फार्मूला हमारा करेक्ट है। जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल आएगी तभी हम कहेंगे कि हमारा जो फार्मूला आया वो करेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हमने इसका इस्तेमाल करके हमने आंसर निकाल लिया।
क्या हम लोग बिना इसका इस्तेमाल किए अपना आंसर निकाल सकते हैं? तो भैया निकाल सकते हैं। जब हमारे पास क्वांटिटी, जब हमारे पास राशि कम होगी तो वहाँ पर हम डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा राशि हो जाएगी, संख्याएं ज़्यादा हो जाएंगी, तो वहाँ पर हमें फार्मूले का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर केवल 3 की बात की जा रही है, तो हम 3 का पेयर बना सकते हैं और समझ सकते हैं। 3 में से 2 को चुनना है, तो आप या तो इन दोनों को चुन लो, या तो इन दोनों को चुन लो, और या तो इन दोनों को चुन लो। इनके अलावा भी और कोई तरीका बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि चुनाव करना है। जब 2 को उठा लिए तो उसके बाद हमको उसको पलट के नहीं उठाना। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। हमने जब ए को बी के साथ ले लिया तो फिर बी को ए के साथ नहीं लेंगे, हमने चुनाव करना था। हमने इन दोनों का चुनाव कर लिया, तो यहाँ पर एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। यहाँ पर फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको चूंकि फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूले से समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर NCR वाला फार्मूला लगा दिया। बात आई समझ में? अच्छा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो NCR इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर। ये फार्मूला आपने सीख लिया है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये भी आपने जान लिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, और ये बहुत ही काम की बात है ना। इसकी अभी प्रॉपर्टी भी हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही काम की बात है और ये जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। देखो, मैंने कहा कि 6 लोगों में से हमें 2 लोगों को चुनना है। 6 लोगों में से 2 लोगों को चुनना है, तो उसे हम लिखेंगे 6C2। 6 में से 2 को चुनना है तो इसको लिखेंगे 6C2। एक बात बताओ, 6 लोगों में से अगर आपने 2 को चुना है, इसका मतलब आपने 4 को छोड़ दिया, एक किनारे कर दिया 4 को। इसी को हम दूसरी बात में ये कह सकते हैं कि भाई हमें क्या करना था, हमें 6 में से 2 लोगों को चुनना था, तो हमने 2 को चुना, 4 को किनारे कर दिया। इसी को कोई घुमा के ये भी कह सकता है कि भाई 6 में से 4 को चुनिए, तो आप क्या करोगे, आप 2 को किनारे कर दोगे। तो इसी को 6C2 लिखें या 6C4 लिखें, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, इस बात को समझिएगा। 6 में से 2 को चुने या 6 में से 4 को चुने, दोनों बातें एक ही होती हैं। चाहे हम 2 लोगों को चुन के 4 को किनारे कर दें और चाहे 4 को चुन के 2 को किनारे कर दें, इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, इक्वल आती है। ऐसे मैं कह सकता हूं कि 5 में से 2 को चुने या 5 में से हम 3 को चुने, दोनों बातें एक होती है। अभी मैं आपको एक फार्मूला भी लिखाऊंगा, है ना, 3-4 फार्मूले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। 5 में से 2 को चुने या 5 में से 3 को चुने, दोनों बातें एक होती हैं। चाहे आप 2 को चुन लीजिए, 3 को किनारे कर दीजिए, चाहे 3 को चुन लीजिए, 2 को किनारे कर दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। ऐसे मैं कह दूं कि 100 में से 80 को चुनना है या फिर 100 में से 20 को चुनना है। भाई 100 में से 80 लोगों को चुन चुके हैं आप, तो 20 को क्या करेंगे, किनारे कर देंगे, क्योंकि हमने 80 को ले लिया तो 20 की हमें जरूरत नहीं है, किनारे कर दो। या फिर 100 में से 20 को चुन लो, बाकी 80 को भगा दो, कह दो तुम्हारी जरूरत नहीं है, भाग यहाँ से। बात समझ रहे हो? तो ये दोनों बातें एक ही होती हैं। अब दोनों बातें एक कैसे होती हैं, मैं दोनों की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। पहले इसका निकालो, फैक्टोरियल 6, ये फार्मूला लगा रहा हूँ, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2, यही तो निकाल लो। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 आएगा। ये हो गया। इसकी वैल्यू निकालो, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल 6 माइनस 4, कितना आ गया, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2। देख लो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, यहीं पे दिख गया कि दोनों वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं। तो चाहे हम 6C2 लिखें चाहे 6C4 लिखें, बातें एक ही होती हैं भैया। चुनाव करना है आपको, कितने का चुनाव किया, कितने को छोड़ा, या कितने को छोड़ा था, कितने का चुनाव किया, दोनों बातें एक ही होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बारीक पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये भी आप सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहीं पर बता देता हूं। जैसे इसी को हमें सॉल्व करना है, इसी को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा एक्सपेंड नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि ऊपर 6 है, नीचे कितना है, 4 है, नीचे फैक्टोरियल 4 है। देखो ध्यान से समझो, तो ऊपर मैं क्या करूँगा, ऊपर मैं 6 को इस तरह से खोलूँगा, 6 निकला, 5 निकला, उसके बाद हम इसको फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। नीचे है आपका फैक्टोरियल 2, इसको रहने दो, फिर है आपका फैक्टोरियल 4, इसको रहने दो। ये इससे कट जाएगा भैया, कट जाएगा, कितना आएगा, 6 पंजे 30, और नीचे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, कट गया, आंसर कितना आया, 15 आ गया। इसी को अगर आप पूरी तरीके से ओपन करके लिखोगे तो फैक्टोरियल 6 को लिखोगे 6
5 4 3 2 1 ऐसे लिखोगे, डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिखोगे 2 इंटू 1, फिर 4 को क्या लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो लिखोगे। अब आप देख लो कि यहाँ से लेकर 4 3 2 1 ये क्या है आपका, ये आपका फैक्टोरियल 4 है। क्या है, फैक्टोरियल 4 है, क्योंकि जब आप फैक्टोरियल 4 को ओपन करोगे तो आपका यही मिलेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका फैक्टोरियल 4 है। तो हम कह रहे हैं कि हम समय क्यों बर्बाद करेंगे, जब हम जानते हैं कि ये फैक्टोरियल 4 है, ये भी फैक्टोरियल 4 है, तो हम इसको पूरा ओपन क्यों करेंगे। हम लोग फैक्टोरियल 6 को वहीं तक ओपन करेंगे जहां तक हमें फैक्टोरियल 4 नहीं मिलता है। हमें जब हमने 6 को खोला तो हमें पहले 6 मिला, फिर 5 मिला, इसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है वो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है, तो इसको आगे हम नहीं खोलेंगे, इसको सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि फैक्टोरियल 4 है। क्यों, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 ऑलरेडी है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे ऐसे कैंसिल कर दोगे, तब भी तो आपका आएगा 2 3 6 5 3 15 तब भी आया। ठीक है, तो पूरा ओपन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम आधे पे इसको काम कर सकते हैं, इस पर हम लोग आधे पे काम निपटा सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो मान लीजिए कि 15C11 है, 15 में से 11 लोगों को चुनना था। ठीक है, इसको हम लोग जब फार्मूले पे रखेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 15 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 15 माइनस 11, यही तो आएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फैक्टोरियल 15 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 11 और ये आ गया आपका फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, आप 15 को कहाँ तक खोलोगे, नीचे 11 है तो 15 को हम वहीं तक खोलेंगे जहां तक हमें 11 नहीं मिलता। जैसे 11 मिलेगा हम रुक जाएंगे, तो 15 हो गया, 15 के बाद 14 आएगा, फिर कौन आएगा 13 आएगा, फिर आएगा 12 और इसके बाद आएगा फैक्टोरियल 11। इसके बाद तो फैक्टोरियल 11 की वैल्यू होगी ना, क्योंकि इसके बाद 11 10 9 8 7 ऐसे जाएगा, तो वो फैक्टोरियल 11 की वैल्यू है। नीचे क्या है आपका फैक्टोरियल 11 इंटू में कितना है फैक्टोरियल 4, तो भैया ये तो इससे निपट गया, समय हमारा बच गया। अब फैक्टोरियल 4 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर दोगे तो कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, ये हो गया। 4 3 12 दूना 24 है ना, ये 24 है, ये 12 से कट गया 2 आ गया, 2 से काट दो ये 7 आ गया, मल्टीप्लाई कर लो इन तीनों का, आपका आंसर आ चुका है। बात समझ में आई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैक्टोरियल को वहीं तक ओपन करेंगे जहां तक हमारी आवश्यकताएं पूर्त नहीं होती हैं। जैसे हमें पता चला कि ऊपर हम फैक्टोरियल को ओपन कर रहे थे, नीचे मिल रहा है, तुरंत वहीं पर रुक जाएंगे, पूरा हम लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे, पूरा हम लोग ओपन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही बारीक पॉइंट था जो आपको समझना था। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की बताने वाला हूं कॉम्बिनेशन को लेकर। इस फार्मूले का हम लोग और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो इसको हम लोग हटाते हैं और आते हैं अब इंपॉर्टेंट फार्मूलों पर। दोस्तों, जहाँ भी एनसीआर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एनसीआर फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिख दिया है। यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है इसका हम लोग क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे सामने कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम लोग इन फार्मूलों का भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं, इनसे हमारा समय बचता है, इनसे हमारा समय बचता है। ठीक है, पहला है NCR इक्वल टू होता है NCN-R। अभी मैंने आपको बताया था, मैंने क्या कहा कि 10 में से अगर आपको 6 लोगों को चुनना है तो चाहे आप 10 में से 6 लोगों को चुने या 10 में से 4 लोगों को चुने, दोनों बातें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। तो चाहे हम NCR को चुने, चाहे NCN-R को चुने। N-R मतलब क्या, देखो भाई, चाहे हम 10 में से 6 लोगों को चुने, चाहे 10 में से हम लोग क्या करें 10 माइनस 6 लोगों को चुने, दोनों बातें सेम है भाई। ये आपका क्या हो गया, ये आपका N हो गया, ये आपका R हो गया। तो ये तो लिखा है NCR लिखा है, इधर क्या है, ये आपका N है, ये आपका N है और ये आपका क्या है R है। इधर क्या लिखा है, NCN-R लिखा है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये कुछ नया नहीं है, इसी के बारे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि चाहे आप 10 में से 6 लोगों को चुने और चाहे 10 में से 6 निकल गया 4 आएगा, चाहे आप 10 में से 4 लोगों को चुने, दोनों बातें एक ही होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका इस्तेमाल आप हमेशा करेंगे। दूसरा कह रहा है कि अगर NCX इक्वल टू NCY है तब X प्लस Y इक्वल टू N होता है। समझो बात को, अगर कहीं पर लिखा है 5C2 और 5C3 तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसे,
5 में से चाहे 2 लोगों को हम चुने, चाहे 5 में से 3 लोगों को चुने, दोनों बातें एक ही हैं। भाई 5 में से 2 को चुनेंगे तो 3 को किनारे कर दोगे, और 5 में से 3 को चुनोगे तो 2 को किनारे कर दोगे। तो मतलब 5C2 और 5C3 ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इनमें खास बात ये होती है कि निचवा वाले जब दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। जैसे इसमें देखो क्या लिखा था, 10C6 और 10C4 ये दोनों आपस में बराबर थे। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर NCX और NCY दोनों बराबर हैं, ध्यान रखिएगा, ऊपर यहाँ n है तो यहाँ भी n होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले अगर दोनों इक्वल हैं तो नीचे दोनों को जोड़ दोगे तो वो ऊपर वाले के बराबर आने चाहिए। जैसे 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आ रहा है, 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10 आ रहा है। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि 15C11 करें या 15C4 करें, ये दोनों बातें एक ही हैं। चाहे 15 में से 11 को चुन लीजिए, 4 को किनारे कर दीजिए, चाहे 15 में से 4 को चुनिए, 11 को किनारे कर दीजिए, दोनों बातें एक जैसी होती हैं। और नीचे वाले दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया कॉम्बिनेशन का, ठीक है। देखो ज़्यादा फार्मूले याद नहीं करने, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ फार्मूले याद नहीं करने, ये तो इंपॉर्टेंट फार्मूले, इनको आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। आज की जो क्लास है आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, इस क्लास में मैं आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बहुत अलग चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, आपको वही बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आप क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, ठीक है। बस एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। जब हम लोग ये बेसिक चीज़ें सीख लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग टेक्निक लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू है N+1 CR। इसका मतलब ये है कि अगर 10 है, 10 में से 6 लोगों को आप चुनते हैं या 10 में से आप 5 लोगों को चुनते हैं तो ये वैल्यू इक्वल होती है किसके, 11 में से 6 लोगों के चुनने की। बात को समझिएगा, 10 में से अगर आपने 6 लोगों को चुना है और 10 में से 5 लोगों को चुना है, इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो ये इक्वल आता है किसके, 11C6 के। मतलब ये है कि नीचे वाले दोनों को जोड़ दोगे तो ऊपर एक बढ़ जाएगा। मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, इससे एक कम। ऊपर तो सेम है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, लेकिन नीचे यहाँ 6 है, यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया। तो इन दोनों का जोड़ क्या आता है, ऊपर वाले में एक बढ़ जाता है और नीचे वाला जो इन दोनों में से बड़ा है वही रहता है। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने कहा 50C25 और 50C24 ये कहा, तो इन दोनों का जोड़ हम इतना लंबा करने नहीं जाएंगे। पहले इसको हम लोग प्रसार करें, फिर इसका प्रसार करें, फिर जोड़ें, इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है। हम बस इतना देखेंगे, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ 25 और यहाँ कितना 24। मतलब यहाँ 25 था तो इससे एक कम नीचे है, 24 है। ऊपर दोनों बराबर है तो फट से कहेंगे ये हो जाएगा 51C25। बात समझे। ऊपर अगर बराबर है, नीचे एक ज़्यादा है और उससे एक कम है तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाले में एक बढ़ा देना, नीचे वाले में जो बड़ा रहेगा उसको यहाँ पर रख देंगे। तो 25 और 24 में से एक बड़ा था, इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। आप चाहें तो इसको सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएगा आपका, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ इसी में। देखो मान लो एक है आपके पास 11C6 और एक है आपके पास 11C5। तो अब आंसर क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है। ऊपर यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, ठीक है। यहाँ 6 है और इससे एक कम 5 है, तो बहुत ही आराम से बना सकते हैं, कह देंगे 12C6 हो जाएगा। ऊपर वाले में एक बढ़ा देना और नीचे वाले में जो बड़ा रहेगा उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये आपका हो गया तीसरा फार्मूला, और इसी को हम लोग पास्कल का नियम भी कहते हैं। पास्कल रूल इसी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत ही गजब तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही हमारा समय बचता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चौथा देखो, कह रहा है कि NC1 हो या NCN-1 हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, n होती है। अब ये कैसे आया, सिंपल है भाई, सिंपल है। देखो इन सारे फार्मूलों का डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं एग्जाम्पल के द्वारा। चौथे वाले में कह रहा है NC1 हो या NCN-1 हो, इनकी वैल्यू क्या होती है, n होती है। मतलब जो यहां पर है वही हो जाता है। जैसे मैंने लिखा 10C1, क्या लिखा 10C1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। या फिर मैं इसी को लिख सकता हूं 10C9। n-1 का मतलब क्या है, 10-1, इसी को हम लोग 10C10-1 लिख देंगे तो ये क्या आएगा, 10C9 ही तो आएगा, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 10 होगी। ये सीधा सा मतलब ये है
कि NC1 जो आपका लिखा गया है या NCN-1 लिखा गया है, इसका मतलब यही है कि आपने n में से एक लोगों को चुना है या फिर n में से आपने n-1 को चुना है। ठीक है ना। तो चाहे आप 10 में से 1 को चुने, चाहे आप 10 में से 9 को चुने, दोनों बातें बराबर होती है, मैंने आपको अभी बताया था। और इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू 10 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप चाहें तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रसार करके आप देख सकते हैं NC1 फार्मूला लगा दो NCR वाला, तो ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल n, नीचे हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 1 इंटू n-1, यही तो आएगा। अच्छा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ऊपर देखो फैक्टोरियल n है, तो इस बात को समझिएगा, जब इसमें से एक n बाहर निकालूंगा तो इसमें से एक घट जाएगा, तो यह आ जाएगा n-1। यही तो होता है, जब एक बाहर निकालूंगा तो उसमें से एक घट जाएगा, n को बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। अब अगर n-1 को बाहर निकालूंगा तो इसमें से भी एक घट जाएगा, है ना, और ये दोनों कट गया, क्या आ गया? n आ गया। तो ये सब समझने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा समझ लो कि अगर 10C1 है, 100C1 है, 500C1 है तो उसका आंसर 500 ही आएगा। नीचे अगर 1 है तो जो ऊपर रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही NCN की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 10C10 है, 50C50 है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। चाहो तो आप फार्मूले पे इसको करके देख सकते हो। ऊपर फैक्टोरियल 10 हो गया, नीचे फैक्टोरियल 10 हो गया, और 10-10 हो गया, यानी 0 हो गया। 10 से 10 कट गया, आंसर आएगा 1, क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। तो अगर NCN मतलब जो यहाँ वही यहाँ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और अगर NC0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। ऊपर कुछ भी हो, नीचे अगर 0 तो उसकी वैल्यू 1, ऊपर जो है वही नीचे है तो उसकी वैल्यू भी 1, ऊपर कुछ भी हो नीचे 1 हो तो उसकी वैल्यू n होती है, यानी जो ऊपर रहेगा वही होता है। तो ये 6 फार्मूले हैं कॉम्बिनेशन को लेकर, जिन्हें आपको सीखना है, जिन्हें आपको समझना है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की अभी 2 क्लास में और अलग अलग लूंगा, उसके बाद हम लोग परमुटेशन पर आएंगे। ये जो फार्मूले मैंने आपको कुछ लिखाया है, इन फार्मूलों पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन के कुछ और टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं किया है, अभी हम लोगों ने सिर्फ फार्मूला समझा है कि NCR क्या होता है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल 0 से पढ़ रहे हैं, और आप देखेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये चैप्टर बिल्कुल हमारी मुट्ठी में आएगा, बिल्कुल इस पर हमारा कमांड बन जाएगा। और एक बार जिस चीज़ पर कमांड हो गया फिर भैया मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको मिलते रहें। मिलते अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।